हाँ, तो डियर स्टूडेंट, एक बार आपका फिर ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है विद अजय सर ज्योग्राफी। तो हाँ, तो बच्चों, आज हम आगे बढ़ते हैं भील जनजाति के समाज व संस्कृति के बारे में। हमने भील जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप, आखेट, भोजन, वस्त्र, निवास गृह, औजार व बर्तन आदि के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, भील जनजाति की समाज व संस्कृति। देखिए, समाज व संस्कृति का मतलब होता है कि भील जो लोग हैं, भील जनजाति है, वो किस तरीके के समाज में रहती है और उनकी संस्कृति किस प्रकार की है। तो देखिए, सबसे पहली बात, भील अनेक पितृसत्तात्मक समूह और कुलों में संगठित है। इनका जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है, यानी पिता की सत्ता चलती है इसमें और पिता ही मुखिया होता है। प्रत्येक कुल के लोग अलग अलग गांव में रहते हैं। जैसे कुल यानी वंश होता है, इस तरीके से वो अलग अलग गांव में रहते हैं। प्रत्येक कुल का अपना एक गढ़ चिन्ह होता है। जैसे हमारे भारत का चिन्ह राष्ट्रीय ध्वज है, ऐसे ही इनके गढ़ों का एक चिन्ह होता है। जहाँ पर ये रहते हैं उनका एक अपना गढ़ चिन्ह होता है। भील युवा हो या वृद्ध, उसकी पत्नी जरूर होती है। भीलों में ये पाया जाता है, या तो युवा हो या वृद्ध, सबकी पत्नी होती है, चाहे वह सामान्य विवाह से हो या भगाकर लाई गई हो। इनमें बहुपत्नी प्रथा भी पाई जाती है। सामान्यतः विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से आता है, यानी लड़के पक्ष की ओर से आता है। हमारे सामान्य अगर देखा जाए तो हमारे समाज में लड़की वाले के पक्ष से विवाह का प्रस्ताव आता है, लेकिन इस जनजाति में जो लड़का पक्ष है उसकी ओर से विवाह का प्रस्ताव आता है। इसमें कन्या का मूल्य देना पड़ता है लड़के वाले को, ठीक है, जिसे दापा कहा जाता है। ये अंडरलाइन हो रही है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि दापा किसे कहते हैं। तो भील जनजाति में कन्या का मूल्य देना पड़ता है, जो लड़के के पिता को देना होता है उसे दापा कहा जाता है। इनमें एक प्रथा होती है गोल गाधेड़ो। जो गोल गाधेड़ो प्रथा है, उसके द्वारा कोई भी युवक सूरवीरता और साहस, ऐसी बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, उनका कार्य दिखलाते हुए शादी हेतु युवती को चुनने का अधिकार पाता है। जैसे पुराने टाइम में राजा महाराजाओं के टाइम में स्वयंवर हुआ करते थे, तो उनके समक्ष एक चुनौती रखी जाती थी। इसी तरीके से वो कार्य आज भी इस जनजाति में किया जाता है। ये प्रकृति पूजक है, ये प्रकृति की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की। ये कृषि यंत्रों और उपकरणों की भी पूजा करते हैं, क्योंकि अधिकांश भील क्या हैं, कृषक हैं, किसान हैं। भीलों में बहुत से देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इनके बहुत सारे देवी देवता होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। कुछ लोग नागदेव को पूजते हैं, नागदेव, सर्पों का देवता। ये अंधविश्वासी होते हैं और भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। ये मृतकों का क्या करते हैं, दाह संस्कार अग्नि में जलाते हैं। होली व दीपावली महत्वपूर्ण पर्व हैं। लंबे समय तक होली माता के गीत गाते हैं ये। घूमर गैर भीलों के प्रमुख नृत्य हैं, ये अंडरलाइन कर लेना। राजस्थान में सोम, जाखम व माही, ये तीनों नदियां हैं राजस्थान में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर में पड़ती हैं ये। सोम, जाखम, माही से बना त्रिवेणी, ये तीनों नदी जहाँ पर मिलती हैं उसे त्रिवेणी कहते हैं। पर भीलों का प्रमुख बहुत बड़ा मेला लगता है, बेणेश्वर मेला, जो जनवरी फरवरी के महीने में लगता है। ये मेला शिव की आराधना के लिए लगता है, भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए लगता है। ये आग के चारों ओर नृत्य करते हैं और गीत गाते हैं। ये आग जो होती है उसके चारों ओर नृत्य करते जाते हैं और गीत गाते जाते हैं। रात्रि में लक्ष्मी नारायण मंदिर में रास लीला का आनंद लेते हैं। इस जनजाति में ढोल बजाकर आपातकालीन समय में सभी को एकत्रित कर लिया जाता है। जैसे डौड़ी पीटते हैं, सुनो 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 करते हैं, इस तरीके से ढोल बजाकर सभी लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। और जब कोई संकट आता है तो इनका एक रण घोष है, युद्ध के लिए जो कहते हैं, फायरे फायरे।
भीलों का ये रणघोष है। समस्त पाल का मुखिया गमैती कहलाता है। इससे क्वेश्चन बनता है बेटा कि गमैती किसे कहते हैं। तो भील जनजाति में समस्त पाल यानी गांव का मुखिया गमैती कहलाता है, जो एक प्रकार से इसका शासक है। मार्गदर्शक को बोलावा कहते हैं। इसका जो मार्गदर्शक होता है जनजाति का, उसे बोलावा कहते हैं। तो देखिए बच्चों, ये भारत का मैप है। इसमें ये वाला जो क्षेत्र है ये गौंड जनजाति को दर्शा रहा है और ये भील जनजाति को दर्शा रहा है। तो भील जनजाति अपने राजस्थान के दक्षिण में डूंगरपुर, कोटा, बांसवाड़ा इनमें ज़्यादातर पाई जाती है। इधर गुजरात है, महाराष्ट्र का हिस्सा भी इनमें आता है। तो ये कभी कभी निवास स्थान भी पूछ लेता है कि भील जनजाति के निवास क्षेत्रों को मानचित्र में दर्शाइए, भारत के मानचित्र में दर्शाइए। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आता है भील जनजाति का आधुनिक संस्कृति से संपर्क, कि वर्तमान में भीलों का संपर्क शहरी क्षेत्रों से होने के कारण ये चतुर और चालाक हो गए हैं। अब वर्तमान में इनका संपर्क शहरों की तरफ बढ़ा है। अब भील बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जो बाजार पर आधारित होती है। युवा वर्ग जो है वो मेहनत मजदूरी करने लगे हैं। बाह्य संस्कृति के संपर्क में आने से इनके पहनावे, बोलचाल और रहन सहन में तेज़ी से बदलाव आ रहा है। सरकारें आदिवासी क्षेत्रों के लिए, जैसे राजस्थान सरकार है, वो आदिवासी क्षेत्रों के प्रादेशिक विकास के लिए विद्यालय, चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल तथा परिवहन, संचार, बैंकिंग की सुविधा आदि उपलब्ध करवा रही है। सरकार कुटीर उद्योगों और वनों व कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। आधुनिक संस्कृति से बढ़ते संपर्क के साथ इनकी जीवन शैली में आमूल चूल परिवर्तन आ रहा है। अब बेटा नेक्स्ट जो जनजाति आती है, अब आती है गौंड। देखिए गौंड जो जनजाति है वह विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। सबसे ज़्यादा जनजाति जो पाई जाती है विश्व में वो गौंड जनजाति पाई जाती है। भारतीय प्रायद्वीप पर निवास करने वाली जनजाति को प्रायद्वीपीय पठार जो है, वो अभी चित्र बताया था, ये वाला प्रायद्वीपीय पठार है ये इसमें। तो ये वाले चित्र में ये प्रायद्वीपीय पठार में निवास करने वाली जनजाति को गौंड कहा जाता है। गौंड शब्द की उत्पत्ति खोंडा से हुई है। किस शब्द से हुई है? खोंडा शब्द से, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी। गौंड अपने को कोयटूर या कोल भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि 16वीं से मध्य 18वीं सदी यानी शताब्दी तक मध्य भारत में गौड़ों से शासित 4 साम्राज्य थे। गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा व खेड़ला पनपे। मुगलों व 1940 में मराठों के प्रभुत्व के बाद ये हाशिए पर चले गए। वर्तमान में इनका निवास दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों तक ही सीमित हो गया। अब आता है देखिए गौंड जनजाति के निवास क्षेत्र। गौंड जनजाति के कई वर्ग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा व आसाम में रहते हैं। गौंड सतपुड़ा पहाड़ियों, मैकाल श्रेणी, सोन, देवगढ़ उच्च भूमि, ये सब पहाड़ी क्षेत्र हैं। ये बस्तर पठार और गढ़जत पहाड़ियों में रहते हैं। मानचित्र 2.3 में गौंड जनजाति के निवास क्षेत्र को दर्शाया गया, अभी बताया था। इन पहाड़ियों की ऊंचाई 600 से 900 मीटर के बीच होती है और इन क्षेत्रों से देश की प्रमुख नदियां निकलती हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी व गोदावरी का उद्गम हुआ है। इन क्षेत्रों में सघन वन पाए जाते हैं। ग्रीष्म काल में यहाँ तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इन क्षेत्रों में वर्षा का औसत जो है वो 120 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के बीच रहता है। अब आता है इनके आर्थिक क्रियाकलाप। देखिए ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं। क्या होते हैं? आत्मनिर्भर। स्वयं बहुत सारा कार्य अपने आप ही कर लेते हैं। इनके जीवन की आवश्यकताएं बहुत ही साधारण होती हैं। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि आगे इसमें दे रखा है देखिए। और आखेट यानी शिकार करना। कुछ वनों उत्पाद यानी वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद संग्रहण यानी इकट्ठा करना। पशुपालन और मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। दीपा कृषि
देखिए यह दीपक कृषि जो है झूमिंग कृषि का ही एक प्रकार है, जिसमें भूमि पर 2 से 3 वर्ष तक खेती करने के बाद उसे पड़त यानी खाली छोड़ दिया जाता है। यानी 2 से 3 वर्ष तक खेती करते हैं, उसके बाद में खाली छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार की कृषि में क्या होता है, पेड़ों और झाड़ियों को जलाकर और भूमि को साफ करके खेत तैयार करते हैं ये जंगलों में। उसमें फावड़े और हल से कुरेदकर बीजों को छिटक कर बोया जाता है। बीज बोने के बाद देवी माता को और जंगल के अन्य देवताओं को बलि दी जाती है। पेंडा कृषि मध्य प्रदेश के बस्तर में तीव्र पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेतों पर की जाती है। ये एक प्रकार की पेंडा कृषि जो है वो मध्य प्रदेश का जो बस्तर जिला, उसमें जो पहाड़ी ढाल हैं उन पर सीढ़ी बना करके, इस तरीके से सीढ़ी बना करके कृषि की जाती है। खेतों में मिट्टी की आर्द्रता को बनाए रखने के लिए निचले भागों में लकड़ी के लट्ठे रख दिए जाते हैं, जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होता है। कुरूख, केवट और धीवर वर्ग के गौड़ मछुआ कर्म द्वारा, यानी मछली पकड़ने का काम, मछुआ कर्म द्वारा जीवन यापन करते हैं। पशुपालन भी किया जाता है। इनमें रावत वर्ग का मुख्य पेशा जो है, मुख्य व्यवसाय पशुचारण करना और दूध बेचना है। आज के लिए बेटा इतना ही बहुत है। आखेट से हम कल पढ़ाएंगे। आज का टॉपिक इतना ही बहुत है। ओके, धन्यवाद।